नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही और उसके बाद पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपकी आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ है और देश की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले वो कुछ करने वाले हैं जिससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है और वो तोहफा देने वाले हैं जीएसटी का। अब जीएसटी का क्या तोहफा होगा, कैसा होगा, प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर के देश और दुनिया के एक्सपर्ट नजर बनाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको वाकई में वो मीन कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मीन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो करेंगे भी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया जैसा वो कह रहे हैं तब क्या होगा? तो दोनों स्थिति आज बहुत गंभीरता से समझ लीजिए और इसीलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम आप जरूर देखिए और मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूं कि इसको देखिए भी और इसे अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए भी, शेयर भी कीजिए। बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी में हम कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। क्या घोषणा करेंगे? 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब, 28% का स्लैब। अब इस स्लैब से आज मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। बाकी इंडस्ट्री पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने जो बात लाल किले के प्राचीर से कही है और उन्होंने कुछ राहत देने की बात जो कही वो कर दिया, राहत दे दिया, तब तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो एक इंडस्ट्री में जो मार पड़ रही है उस इंडस्ट्री का रिपल इफेक्ट उसको कहते हैं और वो प्रभाव जब पड़ना शुरू होगा तो दूसरी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, फिर तीसरी पर पड़ेगा और इस तरह से पूरी इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट होगा। होना शुरू हो गया है, होना शुरू हो गया है। ट्रंप के टैरिफ के हाइक करने की घोषणा के बाद एक इकोनॉमी में एक डाउन एक मूव बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन का मूव बना हुआ है। लेकिन इसी को आपको अपलिफ्ट करना है और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले हम जीएसटी में कोई बोनांजा देंगे। मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मित्रों, वो पिछले 6 महीने से कराह रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, सड़कों पर तो नई गाड़ियां दिख रही हैं, चमकती हुई गाड़ियां दिख रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत परेशान है और अगर इस दीपावली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई तो त्राहिमाम मच जाएगा। त्राहिमाम की मैं बात कर रहा हूं, आप इसे भरवेटम याद रख लीजिए। अगर इस इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई और सरकार ने इसे उबारने के लिए कोई काम नहीं किया तो आप मान के चलिए कि त्राहिमाम मचने वाला है। 6 महीने का सेल लगातार डिप कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का कर रहा है और हर सेगमेंट में कर रहा है। जो लोअर इनकम सेगमेंट है, जो छोटी गाड़ियां हैं, 10 लाख से नीचे की गाड़ियां हैं, 10 से 20 लाख की गाड़ियां हैं, 20 से 50 लाख की गाड़ियां हैं और 50 लाख से लेके करोड़ों की जो गाड़ियां हैं, सब में आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से मंदी है, सेल में उतना इजाफा नहीं हो पा रहा है। मतलब यार्ड में गाड़ियां लगी हुई हैं डीलर्स के पास
और वो गाड़ियां सेल नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लगातार कि नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं दीपावली में, तो अभी छठ का माहौल है उसमें, दशहरे में। लेकिन डीलरों का कहना है कि साहब जो गाड़ियां पहले की गाड़ियां हैं वो तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, अब जो आप नई गाड़ियां ला रहे हैं उसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से स्टोर्ड है। गाड़ियां हमारे यार्ड में लगी हुई हैं, हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, पुणे चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए, चेन्नई चले जाइए। इन बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें डीलरों के ये हालात हैं और यही सच्चाई है। और ये हालात इसलिए हैं क्योंकि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो बेहद खतरनाक है। और इससे कार मैन्युफैक्चरर को भी बहुत लाभ नहीं हो रहा है, बर्डन उनके ऊपर बन रहा है, सारा गुस्सा कार मैन्युफैक्चरर झेल रहा है, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ियां बिक रही हैं, आपको लगेगा कि गाड़ियां बिक रही हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगातार स्क्वीज करते जा रहा है, घटते जा रहा है। और वो कंपनी को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैक्ट्री को सस्टेन करने के लिए बस बना हुआ है बाजार में, यूं समझिए। बहुत सारी गाड़ियों की तो हालत खराब है। अभी टाटा मोटर्स की, अभी मारुति की, जर्मन कार की, कोरियन कार की, इन सबकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। महिंद्रा की कह लीजिए या सबकी गाड़ियों की कह लीजिए, बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। मित्रों, 10 लाख की गाड़ी पे ऑन एन एवरेज जो टैक्स है, आप हैरान हो जाएंगे, करीबन 5 लाख पहुंच जाता है। 4,40,000 से ऊपर का टैक्स हो जाता है। 28% की जीएसटी लगती है, उसके बाद कुछ सेस लगता है और उसके बाद रोड टैक्स लगता है। फिर इंश्योरेंस लेंगे, उस पर टैक्स लगेगा और जितनी चीजें आप लेते जाएंगे सब पर आप टैक्स भरते जाएंगे। 28% की तो एक साथ जीएसटी हो गई, पहला स्लैब। और दूसरा स्लैब हो गया कि 10-15 हजार का आपको सेस लग गया, कोई ना कोई बहाना लगा करके। और फिर तीसरा रोड टैक्स जब आप भरेंगे, वो रोड टैक्स हो गया। फिर चौथा इंश्योरेंस जब लेंगे, उस पर टैक्स देंगे आप। तो ये जो आप जब इन सभी टैक्सों को जोड़ेंगे, तो ये आंकड़ा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 लाख की अगर गाड़ी है तो 4 लाख से ऊपर का टैक्स है। अब आप इस हिसाब से जोड़िए, 10 लाख की गाड़ी में 6 लाख या 5.5 लाख ही कंपनी के पास जा रहा है। अब उस 5.5 लाख का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और तब आप प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लगाएंगे, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितना सफर कर रही है। तो सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर से इतना टैक्स वसूल रही है, फिर भी गाड़ियों की उस तरह से सेल में जितनी कमी हो जानी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन मंदी है, माफ कीजिएगा, लेकिन मंदी है। और ये सेल की जो मंदी है, अगर कंटिन्यू किया और साल भर यही मंदी रही, तो उसका फिर रिपल इफेक्ट होगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा और फिर मंदी दूसरी मंदी को लाएगी, फिर तीसरी मंदी को लाएगी, और फिर इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो इकोनॉमी पर बढ़ता जाएगा और फिर इसका इफेक्ट दूसरे इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, जो बाकी जो सर्विस सेक्टर है उस पर पड़ेगा, बढ़ेगा। आप देखिए कि सिर्फ कार नहीं बिकती है, गाड़ियां नहीं बिकती हैं, उनका जो फिर सर्विस सेक्टर है वो इससे इफेक्टेड होता है। और बेसिकली जो गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अपने सर्विस से अधिक कमाई होती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस कमाई है। एक बार जो आप गाड़ी बेच देते हैं, फिर जब वो आप गाड़ी खरीद के ले आते हैं, तो मालिक ने मैन्युफैक्चरर ने तो आपको गाड़ी बेच दी,
लेकिन जब आप यूजर हैं, यूज करते हैं, तो 6 महीने पे, साल भर पे आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। 3-3 महीने पे या 6 महीने पे आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। फिर सर्विस सेंटर पे आप कुछ पैसा देते हैं। वो पैसा का जो एक सर्टेन परसेंटेज है, वो उस मैन्युफैक्चरर को जाता है, वो कार कंपनी को जाता है। अगर आप देखेंगे, मारुति का सर्विस सेंटर है, किया का सर्विस सेंटर है, होंडा का सर्विस सेंटर है, तो वो सर्विस सेंटर वाले भी पैसा लेकर के अपनी कंपनी को देते हैं और कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं। ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स होते हैं। इस तरह से इनका चेन ऑफ कैपिटल जो है वो चलते रहता है और इस तरह से पूंजी सर्कुलेट होते रहती है और तब जाकर के एक इंडस्ट्री सरवाइव करती है और वो फिर लोगों को रोजगार देती है और फिर इनकम जनरेट करती है, मतलब वेल्थ भी क्रिएट करती है सोसाइटी के लिए। अब इसके हिसाब से आपको मैंने 10 लाख की गाड़ी बताया। अब आप समझिए कि 20 लाख की गाड़ी है या 25 लाख की गाड़ी है या 50 लाख की गाड़ी है, उसी हिसाब से ये टैक्स है। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में जो गाड़ियां हैं, अमेरिकी कार आपको लगेगा कि बीएमडब्ल्यू वहां पे बड़ी सस्ती है, भारत में महंगी है। एक तो जो कार हम इंपोर्ट करते हैं उस पर तो समझिए इतना टैक्स है, जिसमें आप 60-70% टैक्स दे देते हैं इंपोर्टेड कारों में। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, उसको आप अलग से टैक्स दे ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका में या अन्य देशों में गाड़ियों पर जो सेस है या टैक्स है सरकार का, वो मिनिमल है और इस वजह से गाड़ियां वहां पर सस्ती हैं। आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियां, जो गाड़ी आपको भारत में 50 लाख में मिलेंगी, वो गाड़ियां आपको अमेरिका में 15 से 20 लाख में मिल जाएंगी। 30-30, 25-25 लाख रुपए का फर्क है, उतनी में आप 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां खरीद लेंगे वहां पे। ये हालात हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि भारत अपने इंडस्ट्री के साथ क्या कर रहा है? क्या ये मजबूरी है? अब आंकड़ा देखिए। भारत लगातार जीएसटी को लागू किए हुए 8-9 साल हो गए। अब जिसको आप अपोजिशन वाले इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। कई दफा ये गब्बर सिंह टैक्स दिखता है, लेकिन भारत ने ये टैक्स तसीला, मतलब भारत सरकार ने ये टैक्स लिया हमसे, आपसे, कंज्यूमर से टैक्स लिया। अब टैक्स ले करके ये बात ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं और भी डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं। दूसरी तरफ 80 करोड़ को आप खाना भी दे रहे हैं, मुफ्त का खाना भी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। तो एक वेलफेयर स्टेट का भी ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है और टैक्स को वसूलना भी है। तो सरकार को लगा कि हम कुछ दिन तक एक शोषक सरकार के रूप में काम करें, हम लोगों से ज्यादा टैक्स लें और फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर लें। क्योंकि एक बार अगर सड़कें बन गई तो 4 साल 5 साल तक फिर सड़कें चलती है, फिर उसका मरम्मत होती है। नई सड़क बनाने का कॉस्ट और मरम्मत का कॉस्ट, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। नई रेल लाइन बिछाने का कॉस्ट और फिर उन रेल लाइनों को मरम्मत का कॉस्ट अलग है। एयरपोर्ट बनाने का कॉस्ट और उसको मेंटेन करने का कॉस्ट अलग है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में वन टाइम इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा और लगातार अगर आप वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से, दुनिया के अन्य देशों से अगर आप पैसा कर्ज लेते रहेंगे, तो फिर आपको उन कर्जों को चुकाना भी पड़ता है, ये भी मजबूरी होती है। तो एक तो तरीका यह है कि हम कर्ज लेने के बजाय इंटरनल रिसोर्स को इतना मजबूत कर लें, जहां से कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कर लें और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हाईवे बना दें और उसके बाद हम फिर रिलैक्स कर दें, क्योंकि फिर उतने पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमने मान लीजिए कि मुंबई दिल्ली के बीच में एक हाईवे बना दिया, तो फिर हाईवे बन गया, अब उसको मेंटेन ही सिर्फ करना है, तो मेंटेन का कॉस्ट उतना नहीं है, लेकिन बनाने का कॉस्ट तो बड़ा है। अब बनाने के कॉस्ट के लिए या तो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लें या हम अपने सोर्सेज से पैसे इकट्ठा करें, यही हो सकता है। तो सोर्सेज जो आपके पास है, और इसीलिए हमारी जो आबादी है वो बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, उपभोक्ता हैं, और इसीलिए दुनिया की नजर हमें उपभोक्ता के अ, तरीके से ही देखती है और वो उपभोक्ता बनाए रखना चाहती है। वो कहती है हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बने, हम कोई डेवलपर नहीं बने, हम यहां से गाड़ी बनाएं और एक्सपोर्ट करें, वो उनकी इच्छा नहीं है।
इसीलिए हमारी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस साइकिल में फंसती रहेगी, ना हमारी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगी और ना हम मैन्युफैक्चरर उस तरह से होंगे जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उनकी निगाह है, जो विकसित देश है जिनको अपने पास विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बाकी चीजों पर वो खर्च कर रहे हैं। इसीलिए वो वेल्दी कंट्रीज कहला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले बिल्ड कर लिया है। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है। तो ठीक है, सरकार ने 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे जोर दिया और वो दिख रहा है मित्रों। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आज तकरीबन 26 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिसमें से आप अगर देखें तो अभी नोएडा के बगल में जेबर एयरपोर्ट है, नोएडा में गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट है, ऑपरेशनल है, प्रयागराज एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, बनारसी एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, लखनऊ एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, कुशीनगर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, और इसी तरीके से अन्य एयरपोर्ट्स भी बनते जा रहे हैं। और ये जो उड़ान जो स्कीम थी, उसके तहत आप कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि हवाई चप्पल में जो यात्रा कर रहे हैं वो भी हवाई सफर कर पाएंगे, वो रियलिटी में दिख रहा है। एयरपोर्ट के जाल बिछे हैं, 10-11 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। और जो एयरपोर्ट थे उसको अगर आप जाकर के देखें, आज से 11-12 साल पहले जो एयरपोर्ट थे और आज जो एयरपोर्ट है, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इतने खूबसूरत एयरपोर्ट्स बने हैं। अब ये और बात है कि उसमें बहुत पैसे की लूट भी हुई होगी, करप्शन भी हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन तो एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है। अब हम आप आते हैं मूल विषय पे कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार जीएसटी में रिलीफ नहीं देती है, तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा और इस इंडस्ट्री में त्राहिमाम मचने वाला है, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पे उनका प्रोडक्शन है, सप्लाई लाइन पूरी तरह से फुल है। डिमांड अगर जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाई प्राइस, तो मुश्किल हो जाएगा। और डिमांड जनरेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तरफ एक क्रंच है एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा नहीं तो इनकम नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगा तो लोग कंज्यूमर उस तरह से बन नहीं पाएंगे और गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर उसका इंपैक्ट होगा। अब सरकार की तरफ से एक संदेश मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि यही हो जाएगा। संदेश ये मिल रहा है कि 18% के भी नीचे जीएसटी लाया जा सकता है, लेकिन अगर 18% भी आ गया जीएसटी सरकार की तरफ से ऑटोमोबाइल पे, गाड़ियों पे, फोर व्हीलर्स पे, तो आप 10 लाख की गाड़ी में तो सीधा सीधी 1 लाख रुपए आप घटा दीजिए, सस्ता हो गया। और बाकी फिर इंश्योरेंस पर भी सस्ता होगा, अन्य सेस पर भी घटेगा। तो इस तरह से 1,40,000, 1,50,000 के आसपास 10 लाख की गाड़ी पे आपको बेनिफिट होने जा रहा है। और अगर 1.5 लाख का बेनिफिट 10 लाख पर है और 20 लाख की गाड़ियों पे आप 2-2.5 लाख का बेनिफिट हो जा रहा है, 2.5-3 लाख के आसपास बेनिफिट हो रहा है, तो फिर एक अप मूड आएगा मार्केट में गाड़ियों को खरीदने को लेकर के, और फिर उसका रिपल इफेक्ट होगा, कास्केडिंग इफेक्ट होगा। और वो कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो अपवर्ड होगा, वो डाउनवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अब गाड़ियों का सेल बढ़ेगा तो सर्विस सेंटर जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर इनकम होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी और वो एक चेन क्रिएट कर देगा, अप मूड हो जाएगा। तो अभी जो स्थिति है, और जब हमारी गाड़ियां यहां पर सस्ती होंगी तो हो सकता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करने की भी हालत में हो, हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दें। एक अकेला ऑटोमोबाइल सेक्टर पे अगर सरकार ने जीएसटी को 15% ला दिया, तब तो समझिए कि खेल हो गया। अभी मैन्युफैक्चरर जो है, कंपनियां जो है वो बेनिफिट दे रही हैं, लाभ दे रही हैं कि आप पहले खरीद लें, लेकिन अगर दिवाली के आसपास भी 15% पे आ गया 18% के बजाय, तो समझिए कि बल्ले बल्ले है। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ये आता है, तो क्या ये रियल एस्टेट पे भी जाएगा? क्या ये अन्य जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उस पर भी जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि पूरा इकोनॉमी ओवरहॉल हो जाएगा। और इसीलिए भारत के उन लोगों की निगाह प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है कि वो कुछ
दीपावली के पहले राहत देंगे। मित्रों, व्यापारी वर्ग की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप किसी भी व्यवसायी से जाकर के पूछिए, स्मॉल मीडियम सेक्टर जो है, वो भी क्राइसिस से गुजर रहा है। बड़ी कंपनियां भी क्राइसिस से गुजर रही है और उसके बाद ये ट्रंप का जो टैक्स है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसलिए अब हमारे सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी इकोनॉमी को अगर उनको अपस्विंग नहीं दे पाएंगे और उनका मूड अगर मान लीजिए स्टैग्नेंट भी रहा, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि डाउनवार्ड नहीं और स्टैग्नेंट कर जाए, तब भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो अल्टीमेटली वो डाउनवार्ड ही जाएगा। आपको अपवार्ड करना है और अपवार्ड करने के लिए आपको किसी भी हालत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% के जीएसटी के स्लैब को हटा करके सीधा सीधा 15 या 18%, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आप 15-12 कर दे तो फिर बात ही क्या है। फिर तो समझिए कि स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक ठीक कर चुके हैं और अब जितना आपको टैक्स चाहिए वो आपका कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख करोड़ का कलेक्शन चल रहा है। तो इस तरह से अगर कलेक्शन बढ़ता गया और बहुत हद तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया है और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के चक्कर में पता चला कि आपने चूसने के चक्कर में आपने एक खून का एक बूंद भी नहीं छोड़ा लोगों के ज़हन में, तो फिर उनको एनीमिया होगा और खून की कमी से उनकी मौत हो जाएगी। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने डेवलप किए हैं, उस पे चलने वाला कोई नहीं रहेगा। जो आपने सड़क बनाए हैं, ना उस पर कोई चलेगा, जो आपने एयरपोर्ट बनाए हैं, ना वहां कोई पहुंचेगा और रेलवे में वंदे भारत की तरफ कोई देखेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि अपनी उस आबादी को जिंदा रखा जाए, उस इंडस्ट्री को जिंदा रखा जाए जो इंडस्ट्री क्राइसिस में है। और इस क्राइसिस से उबारने का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की है कि हम जीएसटी में कुछ करेंगे। कुछ नहीं, आप मिनिमम 15% पे आके टिका दीजिए, 18% भी नहीं, 15% कर दीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का टैक्स और देखिए फिर देश की हालत बल्ले बल्ले होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री जी त्राहिमाम मचने वाला है। अब या तो आप अपने बात पर टिके रहे या फिर अपने बात से मुकर जाएं। टिके तो रहेंगे, पता चला आपने 28 से घटा करके 20 कर दिया, बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। 28 से घटा करके 15 कर दीजिए, तब फिर बात बनेगी। तब फिर आप देखिए देश में आपको फिर ट्रंप के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। भारत में उतना सामर्थ्य है जो खुद को खड़ा कर लेगा। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस किसी भी इकोनॉमी को चांद पर पहुंचा सकता है। तो आप वो कहते भी हैं और हमारी पूरी युवा आबादी है, हमारी तो कंज्यूमर बेस हमारी युवा है, बूढ़ी कंज्यूमर बेस नहीं है हमारी, बहुत युवा कंज्यूमर बेस है। तो इसका तो आप समझिए लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है। लोग गाड़ी खरीदेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर बेचेंगे, फिर गाड़ी खरीदेंगे, तो ये कंज्यूमर बेस बढ़ता ही जाएगा। अभी अभी जो 18 साल के युवा हैं, उनको अगर आपने रोजगार दे दिया 2-3 साल के बाद, तो वो 25-26 साल के बाद फिर वो नए गतिविधि में आएगा, फिर नया रोजगार आएगा। तो ये सिलसिला अभी चलेगा हमारे यहाँ। तो ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमी से उबारने के लिए प्रधानमंत्री को अपने कहे हुए बात पर अडिग रहना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली से 10-12 दिन पहले, निश्चित रूप से दशहरे के दौरान ही, बल्कि हो सकता है कि दशहरे के शुरू होते ही या दशहरे के दौरान दसवीं तक आते आते आपको जीएसटी पर कोई ना कोई बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा और बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो राह बहुत कठिन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।